गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो गई क्या? आफ्टरनून हो गई यार। गुड आफ्टरनून प्रिया, गुड आफ्टरनून भाग्यश्री, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम में जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि हम कोई अकाउंटिंग नहीं, सिर्फ वैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी क्लेम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो एक बार जस्ट शॉर्ट रिकैप। फर्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। सेकंड, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी ड्यू टू फायर ओनली, ड्यू टू फायर ओनली। तो वी विल गेट क्लेम ऑफ damages or loss of stock and loss of profit during that interrupted period that incurred or occurred due to fire। उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया था कि लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक कैसे हमें कैलकुलेट करना है? तो लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कम टू नो GP rate of the previous year that will remain continue in current period. Second, amount of stock lying in the godown on the date of fire, and for that we will prepare trading account, memorandum trading account। और वहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो दो मेन एडजस्टमेंट्स हमने समझे थे। एक, क्लोजिंग स्टॉक को यदि हमने अंडर या ओवर वैल्यू किया है तो उसे नॉर्मल, उसे कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करके लेके आना है। और सेकंड हमने बात की थी कि यदि कोई एबनॉर्मल सेलिंग प्राइस या एबनॉर्मल जीपी वाला स्टॉक हमारे पास है तो उसे हमें मेन कंपोनेंट से अलग निकालना है और एबनॉर्मल के कॉलम में रखना है, क्योंकि नॉर्मल जीपी रेट विल एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल सेल एंड इन केस ऑफ एबनॉर्मल सेल वी विल कैलकुलेट जीपी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये पार्ट हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जहां से हमने ये देखा था कि किस तरह से हम उन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का बाइफ्रिकेशन करेंगे और कैसे उनको हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ आगे चलते हैं उसी ऑर्डर में आगे की चीजें समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे और यहां पे हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने समझा था किस तरह से जीपी रेट की कैलकुलेशंस की जाती है प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के। नाउ अब हम यहां देख रहे हैं कि करंट ईयर के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है और था ऑन द डेट ऑफ फायर, वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए 30th जून 2020 को क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। 30th जून 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए, केस ए, स्टॉक एज ऑन 1st जनवरी 2020 एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैसेजेस। यस, तो
stock as on 1st January 2020 rupees 70,000. Purchases from 1st January 2020 to 30th June 2020 rupees 6 lakh. Sales of that particular period is 8 lakh 80,000. GP ratio for 2019 was 30%. तो previous year का GP rate हमें already calculate करके दिया है और उसके different variants कैसे calculate करना है वो हमने previous question के अंदर सारे points समझ लिए थे. In 2020, the cost of purchases and selling prices have increased by 20% and 10% respectively above the level prevailing in 2019, and that is the main point. क्या हुआ है सर? लास्ट ईयर के बेसिस पे हमने जीपी रेट तो निकाल लिया. अब लास्ट ईयर के बेसिस पे जब हमने जीपी रेट निकाला होगा तो हमने वहां पे जो भी परचेज प्राइस थी या सेलिंग प्राइस थी उसी को कंसीडर किया होगा. लेकिन करंट ईयर में हम सेम जीपी अप्लाई करना चाह रहे हैं, बट देयर इज चेंज इन परचेज प्राइस एज वेल एज सेलिंग प्राइस. अब परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस में चेंज आ गया तो उस चेंज की वजह से हमारा जीपी भी तो चेंज हुआ होगा. उस चेंज की वजह से हमारा जीपी भी तो चेंज होगा. तो कैन वी यूज दैट सेम जीपी रेट दैट वी यूज्ड इन प्रीवियस ईयर? नो, वी हैव टू मेक सम चेंजेस इन दैट जीपी रेट. वो जीपी रेट में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, देन जीपी कैलकुलेट होगा और फिर उसके बेसिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे. पॉइंट तो क्लियर है? अब क्या बेसिस हम यूज करेंगे, कैसे हम उस चीज को समझेंगे, उसके लिए पहले देखें. वी हैव सम ओपनिंग स्टॉक ऑफ 70,000. परचेजेस हमने जो किया है इस पीरियड में 6 लाख, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 10% ज्यादा. द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड द सेलिंग प्राइस हैव इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 10%. कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्रीज्ड बाय 20%. प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में जो परचेज कॉस्ट है वो 20%. तो मैं उसे नॉर्मल प्राइस पे ला सकता हूं ना. मैं उसे नॉर्मल प्राइस पे यानी प्रीवियस ईयर की प्राइस पे ला सकता हूं ना, बिकॉज द गिवन परचेज इज 120% एज पर द प्रीवियस ईयर प्राइस. तो वी कैन कन्वर्ट दिस परचेज अमाउंट एट नॉर्मल प्राइस. दैट इज तो ओके. बट व्हाट अबाउट सेल्स? सेल्स प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%. हमारा सेलिंग प्राइस भी 10% इंक्रीज हो गया है सर. सेलिंग प्राइस भी पहले कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए लिखा है, फिर सेलिंग प्राइस के लिए लिखा है. तो फर्स्ट रेट इज फॉर कॉस्ट ऑफ परचेज एंड सेकंड रेट इज फॉर सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%. तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेलिंग प्राइस भी 110 है, उसे भी नॉर्मल 100 पे ले आओ. लेकिन प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम? सर जो सेल्स हुआ है, एक तो ये तरीका होता है कि सर अलग से जीपी निकाल लें इस सेल्स का, लेकिन ये जो सेल हुआ है इस सेल में ओपनिंग स्टॉक भी तो सेल हुआ होगा जो ऑलरेडी प्रीवियस प्राइस पे. अब इसके दो तरीके आप यूज कर सकते हो. एक तो सीधा सीधा तरीका यह है कि सर परचेस कॉस्ट को नॉर्मल कर दो, सेल कॉस्ट प्राइस को भी नॉर्मल कर दो, नॉर्मल मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना दो, सिंपली आपका प्रीवियस ईयर का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. दूसरा तरीका यह होता है कि हम चेंज कर दें. क्या चेंज कर दें? हम जीपी रेट चेंज कर दें. अब जीपी रेट चेंज कैसे करेंगे? जीपी रेट चेंज करने के लिए तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो सेल हुई थी, ये सेल कौन सी वाली गुड्स की हमने सेल की थी. कहां चला जाता है यार? ये हमने गुड्स जो सेल की है, कौन सी वाली गुड्स सेल की है? ओपनिंग स्टॉक वाली या करंट ईयर परचेज वाली? ओपनिंग स्टॉक वाली सेल की होगी, उस पर जीपी अलग होगा क्योंकि उसकी परचेज प्राइस अलग थी. और जो करंट ईयर वाली गुड्स हमने सेल की है उस पर जीपी अलग होगा क्योंकि उसकी परचेज प्राइस अलग हो गई. क्लियर है ना? तो या तो आप जीपी निकालो अलग अलग करके, और या फिर आप इन सेलिंग वैल्यूज को और इन परचेज कॉस्ट को नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो, और नॉर्मल में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट निकाल लो, पुरानी रेट का ही जीपी. तो यदि मैं सेल वैल्यू को पुरानी रेट पे ले आऊं तो उस पे जीपी रेट कैलकुलेट हो जाएगा. चलिए करते हैं क्वेश्चन को, आते हैं सॉल्यूशन पे. क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू जीपी. It's a format of trading account. एक सेकेंड गाइस होल्ड कीजिएगा प्लीज. ओके, अब यहां पे 2020 की बात हो रही है. क्या फिगर्स है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक 70, परचेजेस 6 लाख और सेल्स 8 लाख 80,000. पहले मैं यही फिगर एज इट इज कॉपी कर रहा हूं. पहले मैं यही फिगर एज इट इज कॉपी कर रहा हूं. ठीक है. ओपनिंग 70, सेल्स को 8,80,000 से 110% है, डिवाइडेड बाय 110%, तो सेल्स बन जाएगी आपकी 8 लाख. परचेजेस आपकी कितनी थी? 6 लाख. 6 लाख डिवाइडेड बाय 120%, तो इट विल बिकम 5 लाख. जीपी, अब इस जीपी इस करंट ईयर सेल पे 8 लाख रुपीस की सेल पे हम जीपी आराम से अप्लाई कर सकते हैं. क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अब हमने इस सेल को प्रीवियस ईयर की सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स को भी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स पे कन्वर्ट कर दिया. तो 8 लाख का जीपी रेट क्या गिवन है? 30%. तो 8 लाख का 30% 2,40,000. क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर से 10,000 और इसी के साथ ये क्वेश्चन सिंपली कंप्लीट. चलिए पहली चीज यहां पे वापस समझ लेते हैं क्या करना है. इफ देर इज एनी चेंज इन द सेलिंग प्राइस और इफ देर इज एनी चेंज इन द परचेज प्राइस एंड यू हैव जीपी रेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर प्राइस, तो टू ऑप्शंस वी हैव. इधर जीपी रेट को मॉडिफाई करो या फिर आपकी सेल को और परचेज को प्रीवियस ईयर की प्राइस पे कन्वर्ट कर दो. सेल या परचेज को प्रीवियस ईयर की प्राइस पे कन्वर्ट कर दो. तो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया. और ये जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आया ये क्या सोच के निकाला है हमने? हमने क्या सोच के निकाला है कि सर हम लीफो मेथड यूज कर रहे हैं. लास्ट इन करंट ईयर में जो खरीदा वो बिक गया. ये जो स्टॉक बचा ये कौन सी रेट वाला बचा है? प्रीवियस ईयर की रेट वाला स्टॉक है ये. कैसे? आपने परचेस को भी प्रीवियस ईयर पे डाल दिया, आपने सेल को भी प्रीवियस ईयर पे डाल दिया, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया ये भी तो प्रीवियस ईयर की रेट वाला आया होगा. ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो प्रीवियस ईयर की रेट वाला आया होगा. अब एक्चुअली जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ये कौन सा है? प्रीवियस ईयर वाला क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आपके पास या करंट ईयर में जो खरीदा है वहां से बचा हुआ है? आपके पास दो रेट के माल है, आपके गोडाउन में दो रेट का माल पड़ा है. एक ओपनिंग स्टॉक जो प्रीवियस ईयर की रेट पे आया हुआ पड़ा है और एक जो ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदा जो 10-20% हायर प्राइस पे आया हुआ पड़ा है. अब यहां पे तो हमने क्या किया, हमने अपने सारे कंपोनेंट को प्रीवियस ईयर की प्राइस पे कन्वर्ट कर दिया. मुझे ये बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक इससे एक्सक्यूज मी, ये क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है ये
इस वाले पार्ट में से है या ये इस वाले पार्ट में से है? चलो समझते हैं। ये मेरा गोडाउन है। इस गोडाउन में यहां मेरे पास ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है जिसकी कॉस्ट 100 रुपए। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने और गुड्स परचेज किए और इस गोडाउन में फिल कर दिया। ये जो गोडाउन में मैंने नया स्टॉक डाला ये 120 की रेट वाला था। अब इसमें से ड्यूरिंग द ईयर कुछ माल सेल हो गया। कौन सा वाला सेल हो गया सर? कौन सा वाला माल सेल हो गया? कौन सा वाला माल आप मानेंगे कि सेल हो गया? ये वाला सेल हो गया है या ये वाला सेल हो गया है? अब ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि स्टॉक तो मिक्स हो गया है और दो रेट का स्टॉक आपके पास है, स्टॉक मिक्स हो चुका है, तो मैं ये तो नहीं मालूम कर सकता कि एक्चुअली कौन सा वाला माल सेल हो गया। तो मुझे यहां अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अजम्पशन, दो अजम्पशन है। पहली अजम्पशन दैट इज नोन एज फीफो अजम्पशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो पहले खरीदा था उसे मैंने पहले बेचा है। नॉर्मली शॉपकीपर यही करता है। जो पुराना खरीदा हुआ होता है पहले निकालता है माल बाहर, और जो गोडाउन में बचा होता है वो तो लेटेस्ट माल रखता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा माल सेल हो गया होगा। दैट मीन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कहां से बचा होगा? इस वाले से। और उसकी रेट कौन सी होगी? आपको क्लेम 120 से मिलेगा या 110 से, 100 से? 120 से, क्योंकि हमें तो कॉस्ट प्राइस का क्लेम मिलता है। ठीक है। दूसरा अजम्पशन, मैं ये मान रहा हूं कि मैं लीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी बिका है वो ये वाला बिका है, और जो गोडाउन में बचा हुआ है वो कौन सा है? 100 वाला। तो उसका वैल्यूएशन 100 पे होगा। और यदि फीफो से जाते हो तो बचे हुए माल का वैल्यूएशन 120 से होगा। अभी हमने क्या किया? हमने सारे माल को 100 पे कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे अकॉर्डिंगली जो माल बचा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक आया है, ये हमारे अकॉर्डिंग कौन सा वाला है? 100 वाला, प्रीवियस ईयर की रेट वाला। तो दैट मींस कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? लीफो। हम लीफो। क्लियर है बात? बात समझ में आई आप लोगों को भी गाइस? ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो माल आपके पास बचा हुआ है, अभी जो क्लोजिंग स्टॉक आया, ये प्रीवियस ईयर की प्राइस वाला आया है, 100 रुपीज की प्राइस वाला आया है। इसका मतलब लीफो मेथड से निकल के आया है। सर लीफो नहीं लगाना मुझको, मुझे फीफो लगाना है। मुझे फीफो चाहिए। मैं तो ये मान रहा हूं कि जो स्टॉक बचा है वो इस वाले में से बचा है, 120 वाले में से, जो कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था, इसमें से बचा है। ठीक है, बहुत आसान है। ये वाला स्टॉक जो कैलकुलेट हुआ 10,000 रुपए, ये प्रीवियस ईयर की प्राइस वाला है। 100 वाला करंट ईयर की प्राइस वाला होता तो करंट ईयर में तो हम 20% महंगा खरीद के लाए ना, तो इसमें इसका 20% ऐड कर दो, ये करंट ईयर वाला बन गया। ये करंट ईयर वाला बन गया। मेरे पास इस गोडाउन में दो तरह के स्टॉक रखे हुए थे, एक 100 रुपए वाला, एक 120 वाला। पहले मैंने सारे स्टॉक को 100 रुपए वाले में कन्वर्ट कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए वाला आया। बोले नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक तो करंट ईयर वाला होना चाहिए। करंट ईयर वाला होना चाहिए यानी 120 वाला होना चाहिए। कन्वर्ट कर दो 120 में। तो अब आंसर क्या करेंगे? If we will use or follow LIFO method, then the value of stock lying in the godown is 10,000. And if we will use FIFO method, then the price of the stock is higher by 20%. Then the stock value will be 12,000. नोट करें, लिखें ये लाइन पूरी। लिखिएगा, if we are following LIFO, then closing stock is 10,000. If we will follow FIFO, then
closing stock will be at higher value by 20%, that is 12,000. Is it clear to everyone? कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना पॉइंट? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं? फाइन, गुड. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. क्लोजिंग स्टॉक ही तो पूछा था. क्वेश्चन बी. स्टॉक एज एन 1st January 2020 1,20,000. Purchases from 1st January to 30th June 1,40,000. Sales from that period is 3,10,000. And GP rate for previous year was 33.33%. Sales up to 30th June 2020 includes 40,000 rupees for which goods had not been dispatched. Purchases up to 30th June 2020 did not include 20,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though the goods have been received at the godown. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बोलो, समझो आराम से. टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है. टेक योर टाइम और क्वेश्चन को समझें. क्या बोल रहा है कि सर जो हमारी सेल हुई है इस पीरियड की, उस सेल में 40,000 की ऐसी गुड्स इंक्लूडेड हैं दैट हैड नॉट बीन डिस्पैच. सेल तो हो गई है लेकिन उन गुड्स को अभी तक हमने डिस्पैच नहीं किया. दैट मींस सच गुड्स दैट आर सोल्ड लाइंग इन आवर गोडाउन. और हमें क्या चाहिए? गोडाउन में रखा हुआ माल. तो ये सेल तो हो गई लेकिन अभी माल गोडाउन से गया नहीं था. दैट मींस इट शुड बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, नॉट इन सेल्स. सेल्स में से माइनस करेंगे. सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि परचेजेस में एक ऐसी परचेज इंक्लूड है जो 20,000 रुपीज की है, जिसका गुड्स तो गोडाउन में पहुंच गया लेकिन उसका इनवॉइस अभी तक नहीं आया. और द इनवॉइस नहीं आया है, इसका मतलब उसे हमने परचेज के अंदर इंक्लूड नहीं किया होगा. तो परचेज में इंक्लूड करो क्योंकि वो स्टॉक तो है. दो चेंजेस करो, क्वेश्चन वापस वही सेम. दो चेंजेस करो, आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट. वापस से बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बी पार्ट का. रखिए वैल्यू. ओपनिंग स्टॉक एक शीट ले लेता हूं क्योंकि पीडीएफ आप लोगों के पास है. बार बार स्प्लिट नहीं करेंगे, यहीं से देख के बता रहा हूं. ओपनिंग स्टॉक इन पार्ट बी इज 1,20,000.
Purchases for that period is 1,40,000. Sales of that period 3,10,000. Now परचेज में इंक्लूड करना है कितना 20,000. परचेजेस विल बिकम 1,60,000. और सेल्स में से माइनस करना है, सेल्स में से माइनस करना है कितना 40,000 फॉर विच गुड्स हैड बीन डिस्पैच्ड. एक मिनट होल्ड. और यहां थोड़ा सा फोकस करना वर्ड्स पे. क्या ये सेलिंग प्राइस ही दी हुई है ना? सेल्स में सेलिंग प्राइस पे इंक्लूडेड होती है. कहीं ऐसा ना कर दे कि ये लिख दे कि गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹30,000 सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड. तो यदि सेल्स से माइनस करना है तो सेल वैल्यू माइनस होगी, परचेज में प्लस करना है तो कॉस्ट प्राइस प्लस होगी. ये ध्यान रखना. तो यहां पे कुछ भी नहीं, सेल वैल्यू ही है, 40,000 माइनस कर देते हैं. तो सेल्स विल कम एट 2,70,000. निकालो सेल का जीपी. जीपी कितना रेट बोला है 33.33% यानी 1/3. कभी भी 33.33 मत निकालना भैया. 33.33% निकालोगे गड़बड़ होगा, इसलिए ऑलवेज 33.33% को 1/3 बोल के निकालना. तो सीधा 1/3 निकालो. 90,000 बैलेंसिंग फिगर विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से आ गया मेरे पास 1 लाख रुपी. और ये क्वेश्चन कंप्लीट. ये मैं जो स्मॉल पॉइंट के क्वेश्चन ले रहा हूं ना, बस ये इसीलिए है कि वो एक एक पॉइंट सेपरेटली कवर हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, ताकि जब ये एक साथ पूरा कंसोलिडेटेड क्वेश्चन बनेगा तो सब मर्ज होके आएगा, तो वहां कंफ्यूजन ना रहे. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पार्ट सी. रीड करें क्वेश्चन नंबर सी. रीड करें क्वेश्चन नंबर सी. रीड क्वेश्चन नंबर सी. क्या बोलता है? पहले आप लोग रीड करें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को. स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 19 प्रीवियस ईयर का स्टॉक है. ट्रेड डेटर्स एज ऑन 1 जनवरी 20 ओपनिंग डेटर्स. ट्रेड क्रेडिटर्स 1 जनवरी 20 ओपनिंग क्रेडिटर्स. ट्रेड क्रेडिटर्स 30 जून 20 क्लोजिंग क्रेडिटर्स. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स 20% ऑफ सेल्स एंड कैश परचेज 25% ऑफ परचेज. कैश पर सेल्स होती है टोटल सेल्स का 20% और कैश परचेज होता है 25% ऑफ टोटल परचेज. जीपी रेशो लास्ट ईयर 25% और क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख. सर इतनी सारी रामायण क्यों दे दी यार इसने? चाहता क्या है ये हमसे? चाहता क्या है ये हमसे? ये हमसे चाहता है सर ड्यूरिंग द ईयर की परचेज एंड ड्यूरिंग द ईयर की सेल गायब है. ड्यूरिंग द पीरियड की परचेज एंड ड्यूरिंग द पीरियड की सेल गायब है. और बचपन में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, एज सच कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, वहां से क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल निकालेंगे, फिर गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कैश परचेज, कैश सेल निकालेंगे और फिर टोटल परचेज, टोटल सेल आएगी और फिर ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएंगे और वहां पे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे. क्वेश्चन समझ में आ गया? शूट.
पहले बनाते हैं टोटल डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट क्या बोलता है, क्या क्या लेना होता है सर? एक तो आता है ओपनिंग बैलेंस, फिर आती है हमारी यहाँ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट साइड में हमारे पास आता है सेल्स रिटर्न, यहाँ हमारे पास आ सकती है बैड डेट्स। मैं कंप्लीट कंसोलिडेटेड अकाउंट बना रहा हूं। बैड डेट, यहां हमारे पास आ सकता है डिस्काउंट अलाउड, यहां हमारे पास आ सकता है बाय बैंक यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और फिर हमारे पास आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस यानी बैलेंस सीडी। अब जो जो मेन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इसमें भर दो, बाकी निकल जाएगा। तो मेरे पास ट्रेड डेटर्स 1 जनवरी 2 लाख, ठीक है ना, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,47,240, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न 760, नो बैड डेट इज गिवन, नो डिस्काउंट इज गिवन, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका 1,48,000 balancing figure, it's your credit sales. Is there any doubt to anyone? सब कुछ क्लियर है? अब क्रेडिट सेल्स आ गया, और क्रेडिट और कैश सेल्स का रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोलता है ये? कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। लेट टोटल सेल्स को मान लिया मैंने x, that is equal to कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स तो 1,48,000 एंड कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, है ना सर? इस इक्वेशन के थ्रू जाने का जरूरत क्या है? इफ कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल, that means credit sales is 80% of total, or that is given to us. So x is equal to 1,48,000 divided by 0.8, it is 1,85,000. Is it clear? तो ये हमारे पास आ गई हमारी टोटल सेल्स। अब बनाएंगे हम क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकेंड आएगा क्रेडिट परचेजेस, और क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? टू परचेज रिटर्न, टू बैंक पेमेंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें बीआर और बीपी भी आ सकता है, वो भी ध्यान रखना। वैसे इतना आगे तक शायद नहीं लेके जाएं चीजों को, लेकिन वो हमें पता है, दैट वी नो। और फिर आएगा टू
बैलेंस CD। लाइए फिगर, ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग 1 लाख, ट्रेड क्रेडिटर्स क्लोजिंग 2 लाख, पेमेंट टू क्रेडिटर 8750, रिटर्न आउटवर्ड 250, no discount is there, 2,09,000, balancing figure 1,09,000। credit purchase 25% of total purchase, so total purchase will be 75%, credit नहीं कैश परचेज लिखा था ना, ओके। कैश परचेज इज 25% of total purchase, so credit purchase is 75%, so total purchase will be 1,09,000 divided by 75%, 1,45,333, 1,45,333। चेक कर लीजिएगा एक बार, कुछ अमाउंट ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, स्टॉक चेक कर लेना, आराम से एक बार कंफर्म कर लो भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे पास परचेजेस आया है यहां से निकल के, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो परचेजेस हमारे पास निकल के आया है, ये टोटल परचेज है या नेट परचेज है? ये टोटल क्रेडिट परचेज है या नेट क्रेडिट परचेज है? ये टोटल परचेज है, नॉट द नेट। और जो परसेंटेजेस गिवन होती है ना, ये नेट पे गिवन होती है। तो ये गड़बड़ ना हो जाए तो यहां से -250 करना, $1,45,000। एक सेकेंड गाइस, होल्ड। क्लियर? अब आगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दैट यू कैन डू। चलिए फटाफट से बनाए ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी रेट गिवन है 25%. एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, जीपी, क्लोजिंग स्टॉक. What is the amount of opening stock? 55,000. Purchases comes at 1 lakh 45,000. Sales comes at, sales कितना आया था 1,85,000. लेकिन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है ना, नेट सेल रिटर्न लेना. कितना है सेल रिटर्न? अच्छा, तो वहां पे भी हमने नहीं लिया था क्या माइनस ऊपर? हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी गड़बड़ हुआ है, इसको सही करना भैया. यहाँ सेल रिटर्न का, यहाँ पे भी सेल रिटर्न का इम्पैक्ट नहीं दिया है गाइस, यहाँ पे सही करना इसको. माइनस सेल रिटर्न कितना है इसमें 760. 1,48,000 माइनस 760 डिवाइडेड बाय 80%. ये यही माइनस करना है, नीचे माइनस नहीं करना है. So your sales will be 1,84,050. GP 25%. 46,013. You will get your closing stock. नेट सेल्स बिल्कुल नेट सेल पे निकलेगा ना जीपी. सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो टोटल नेट सेल. नेट सेल से निकाला है ना हमने, सेल्स रिटर्न पहले ही माइनस कर दिया, तो हमने सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी नेट सेल से किया है. हमने अपना कैलकुलेशन ऑलरेडी नेट सेल से किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. वन लैख 1,84,050 इंटू 25%. छः तो कर चुका था ना मैं. 46013 and the closing stock is 55,000 plus 1,45,000 plus 46013 minus 184,050 61963 बैलेंसिंग फिगर. चेक कर लीजिएगा, मैं एक बार सारी स्लाइड्स वापस आपको शो कर रहा हूं. ये था डेटर्स का अकाउंट और जहां से निकाला था हमने सेल्स. ये हमेशा ध्यान रखना, सेल्स नेट सेल्स लेना है. तो नेट सेल्स का मतलब डेटर अकाउंट से जो सेल्स निकल के आता है दैट इज योर टोटल सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स. उसमें सेल्स रिटर्न माइनस नहीं हुआ है, उसमें सेल रिटर्न माइनस नहीं हुआ है. तो आप कैलकुलेशन करने के लिए सेल रिटर्न माइनस करके फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे नेट सेल मिल जाएगी, और नेट सेल को ही फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आऊंगा. एंड ये था परचेजेस के लिए क्रेडिटर अकाउंट. And it is your trading account. So is it clear to everyone? आप लोग भी बोल दो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट डी. ओके, हैव ए लुक, रीड इट.
देखिए और पढ़ें। स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2019 79,600, परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। नाउ इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन दिसंबर 19, यानी बात किसकी कर रहा है ये? डेट्स बहुत ध्यान रखना, ओपनिंग की बात कर रहा है, ओपनिंग की बात कर रहा है। 2300 had been written off certain stock which was of poor selling line, it having cost of 6900. A portion of these goods was sold in March at a loss of 250 on the original cost of 3450. The remainder of this stock was now estimated to be worth its original cost. बहुत अच्छा पॉइंट है। For the purpose of claim, subject to above exception, GP rate will remain same as previous year, that is 20%. करंट ईयर में जिस साल आग लगा उस साल प्रीवियस ईयर से हम कोई डिफेक्टिव गुड्स कैरी करके आए हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? एबनॉर्मल पार्ट हो गया। हम उस डिफेक्टिव गुड्स को एबनॉर्मल की तरह अलग सेपरेट करते चलेंगे हर जगह से। नॉर्मल सेल पे नॉर्मल जीपी, एबनॉर्मल सेल का एक्चुअल जीपी, और फिर हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करें। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रीवियस ईयर के अंदर जीपी रेट निकालने के लिए किया था ये काम। अब इस साल हम क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, इस क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये क्या काम आएगा? एक तो करंट ईयर में एबनॉर्मलिटी हुआ है, सिर्फ जिस साल आग लगा उसी साल एबनॉर्मलिटी हुआ है, तो हमने समझ लिया कैसे निकाल। एक प्रीवियस ईयर से एबनॉर्मलिटी कैरी हो रहा है, तो पिछले साल भी उसका अमेंडमेंट हुआ होगा, इस साल भी उसका एडजस्टमेंट होगा। चलिए तो बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दैट विल बी इन 3 कॉलम। लिसन इट केयरफुली, बहुत आराम से समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा जो हमें तकलीफ देता है इस चैप्टर के अंदर वो यही पार्ट हमें परेशान करता है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिल कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी। Here closing stock will be balancing figure and GP on normal sale will be 20%. अब जो भी वैल्यूज गिवन है ना, एक्चुअल वैल्यूज, उसे कहां फिल कर दोगे? टोटल के कॉलम के अंदर। गुड। ओपनिंग स्टॉक 79,600, परचेजेस 1,62,000, सेल्स 2,31,200। ठीक है। नाउ एबनॉर्मल, क्या हुआ एबनॉर्मल के साथ? पहली चीज, फर्स्ट एबनॉर्मल इंफॉर्मेशन, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, पिछले साल स्टॉक को वैल्यू करते वक्त 2300 had been written off from the stock which was of poor selling line, जिसका कॉस्ट कितना था? ओपनिंग स्टॉक के अंदर एबनॉर्मल स्टॉक जुड़ा हुआ है, कितने का? 6900 का। 60 कॉस्ट पे लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जाके हमने उसको सही कर दिया होगा। कॉस्ट पे लेके चलेंगे ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओपनिंग स्टॉक में जो भी इन्वॉल्व है या परचेजेस में जो भी इन्वॉल्व है वो किस पे निकालना है? कॉस्ट पे। खरीदा कितने में था? 6900 में, तो यहां 6900 में जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन हमने जब इसका वैल्यूएशन किया तो 2300 रुपीज कम कर दिया था,
तो एक्चुअली 6900 की कॉस्ट के स्टॉक में से आपने 2300 माइनस करके आपने इसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया है? 4600। मतलब आपके स्टॉक के अंदर, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कौन सी वैल्यू लेकर आए हो? 4600 रुपीज लेके आए हो। रुकना, समझना, आप 4600 रुपीज लेके आए हो। क्लियर है ना? अब मैं 4600 रुपीज लास्ट ईयर से कैरी करके लेके आया हूं और उससे मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया हुआ है। तो इन शॉर्ट इस साल का वो ओपनिंग है, इसमें ये जो एबनॉर्मल आइटम है ये कितनी वैल्यू का जुड़ा हुआ है? 4600 का जुड़ा हुआ है। गड़बड़ नहीं करना। कल क्वेश्चन किया था हमने 6900 अलग किया था, आज हम 4600 अलग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल जब हमने क्वेश्चन किया था हमने इसी साल उसे खरीदा था, तो परचेज में से 6900 अलग किया था। अभी हम लास्ट ईयर से कैरी करके लेके आ रहे हैं और उसके अंदर कितना अमाउंट कैरी करके लेके आ रहे हैं वो साफ साफ बोला है इसने, आप 4600 कैरी करके ला रहे हो। तो 46 जितना कैरी करके ला रहे हो उसे हटाओ इसमें से। 4600 कैरी करके लेके आ रहे हो, 4600 हटाओ, 75,000 विल बी योर। यहां परचेज में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। अब इस स्टॉक का किया क्या? सर इसमें से कुछ पार्ट बेच दिया और कुछ पार्ट बचा हुआ है। बेचा कितना? पढ़ो, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स सोल्ड एट लॉस ऑफ 250, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 3450। जिसे बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? कितने में बेचा? 250 के लॉस पे। तो हमने उसे सेल कितने में किया? ये बात समझ में आ गई? आउट ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स सम पार्ट जिसका कॉस्ट 3450 है उसे हमने 250 के लॉस पे बेच दिया, तो सेल हुआ 3200 में। कौन सा अमाउंट कहां घुस के बैठा है? सेल्स के अंदर ये एबनॉर्मल का सेल वैल्यू 3200 घुस के बैठा है। बाहर निकाल दो। इस सेल के अंदर ये एबनॉर्मल सेल छुप के बैठी है सर, उसे बाहर निकाल लीजिए। तो आपकी सेल आ जाएगी 2,28,000 नॉर्मल सेल। यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब जीपी, ये जो नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल का जीपी तो हमें पता है कितना? 20%। तो इसका 20% तो हम यहाँ नॉर्मल जीपी रख देंगे 45,600। ये तो यहाँ रख दिया हमने। पहले यहाँ तक क्लियर? अब पहले एबनॉर्मल को सल्टा देते हैं। व्हाट अबाउट एबनॉर्मल? सर 69 की कॉस्ट का एबनॉर्मल स्टॉक था हमारे पास, जिसमें दो पार्ट हुए। 3450 ये तो हो गया सोल्ड। 3450 का रिमेनिंग है, लेकिन इसका वैल्यूएशन अलग किया हुआ है हमने, है ना? बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Whatever remainder of the stock was now estimated to be worth at its original cost. जो बचा है उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू किया है। कितनी है? 34। क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल मालूम चल गया 3450। एबनॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया 3450। नॉर्मल से नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं।
और ये हो गया आपका पूरा अकाउंट कंप्लीट। टेल मी, is there any doubt to anyone or you all are comfortable? Perfectly okay? बात समझ में आ रही है अभी? एबनॉर्मेलिटी कैरी करना, जैसा बोला वैसा करते चलो। हम अपना ब्रेन तो यूज कर ही रहे हैं यार, ऐसा मत बोलो यार ब्रेन यूज नहीं कर रहे सर, मजाक ही बना दिया आपने हमारा तो। बिल्कुल यूज कर रहे हैं ब्रेन आप लोग, वेरी गुड। चलिए तो आगे लेके चले। गाइस कोई डाउट हो तो बोलिएगा आप लोग भी, कहीं कोई समस्या हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलिएगा। देखो हाथ पकड़ के लेके चल रहा हूं, एक एक एग्जांपल छोटा छोटा करा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर, वेरी गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लेम एज ऑन डेट ऑफ फायर। अब आ गए हम सीधा पूरे कंसोलिडेटेड पार्ट पे। छोटा छोटा सारा पॉइंट समझ ही लिया है, मेन पॉइंट पे चलते हैं। पढ़ो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, रीड इट, टेक योर टाइम, रीड इट। We have close opening stock but was calculated at 10% लेस। एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट पे बात करते चलते हैं। 10% लेस पे वैल्यूड है, कितने पे है? 90 पे। कहां पे लाएंगे? 100 पे। चलिए परचेजेस इंक्लूड परचेज ऑफ प्लांट, माइनस, प्लांट नहीं चाहिए, स्टॉक चाहिए। वेजेस इंक्लूड वेजेस ऑन प्लांट, प्लांट की कॉस्ट है, माइनस, हमें गुड्स की कॉस्ट चाहिए। Goods 5000 were taken by proprietor for his personal use. Drawings परचेज में इंक्लूडेड है लेकिन विड्रॉल हो चुका है, लेस या फिर क्रेडिट साइड पे। गोडाउन में नहीं थी ना, क्रेडिट में डाल दो, नहीं थी सर गोडाउन में ही है हमारे। A sum of 2200 was incurred by way of fire fighting expenses। बाद में बात करते हैं इसके बारे में, नया पॉइंट है। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, क्या है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस? सर आग लगी थी ना, हम लड़ रहे थे उससे, क्यों? बचाने की कोशिश कर रहे थे सर। क्या बचाने की कोशिश कर रहे थे? गुड्स। तो ये जो हमने बचाने की कोशिश में पैसा खर्च किया है ना, ये भी क्लेम दे दो सर। क्या बात कर रहे हो? आग लगने से डिस्ट्रॉय होने वाले गुड्स का क्लेम मांगो, उसको बचाने के लिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का क्लेम किस बात का? सर आप ही के लिए किया था मैंने, मजा नहीं आ रहा था मुझे? आग लगती सब कुछ जलता, आप तो पूरा देते थे ना। मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपका लॉस बचा रहा हूं, मेरा नहीं, क्योंकि मेरा तो सारा गुड्स इंश्योर्ड है। मैं तो आपका लॉस बचा रहा हूं, और आपके लॉस को बचाने में मैंने 2200 रुपीज खर्च कर दिए। दोगे नहीं दोगे क्लेम? देंगे ना? वो पूछेगा धीरे से, कितना बचाया? पता चला 100 रुपए का माल बचाया, 2200 रुपए खर्च कर डाला। लेकिन फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, यस, क्लेम बनता है, बनता है, बनता है। बंदे ने मेहनत की है, क्लेम बनता है। आगे चलते हैं। सेल्स इनवॉइस रेज्ड अप टू डेट ऑफ फायर गिवन, हाउएवर गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 had been returned by the customer before the date of fire। क्लोजिंग स्टॉक में आ गया ना माल, परफेक्ट। आगे, stock to the value of 3000 was salvaged, out of which 10% was handed over to the insurance company।
3000 का स्टॉक बचाया है सर हमने। ये देखो, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस से सॉल्वेज मिल गया, आउट ऑफ विच 10% वॉज हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। उसमें से 10% इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया हमने। रेट ऑफ जीपी 1/3 ऑन कॉस्ट, सम इंश्योर्ड 25,000। सारे पॉइंट कवर हो गए। चलें, तो पहली स्टेज पे क्या निकालना है? फर्स्ट स्टेज पे क्या निकालोगे? स्टॉक लाइंग इन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर। जीपी रेट है यस, तो प्रीवियस ईयर का अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, चलिए करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये 3 कॉलम बनाऊं क्या? ना जी, क्या जरूरत है? कोई एबनॉर्मल चीज नहीं हुई है यहाँ पे। टू ओपनिंग स्टॉक कितना सर? 29,700 दिया है, लेकिन ये 10% लेस यानी 90% पे है। 33,000, ठीक है। परचेजेस बनाओ 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 बनाओ। सॉरी, यहाँ नहीं, ट्रेडिंग का मतलब नहीं है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, वो तो क्लेम की कैलकुलेशन से मतलब है। यहाँ तो सिंपल ट्रेडिंग बनाओ और स्टॉक निकालो, वो तो सब बात की बात है ना। ये ट्रेडिंग बन रहा है आग लगने से पहले का, उसके बाद क्या हुआ वो इस ट्रेडिंग के बाहर होगा। तो परचेजेस मुझे गिवन है इस पीरियड की 80,000 इंक्लूडिंग प्लांट ऑफ 5,000 लेस प्लांट लेस ड्राइंग्स, यहीं कर देते हैं, या आप क्रेडिट साइड पे लिख दीजिएगा, चॉइस इज योर्स। 70,000 wages 33,000 less plant wages 500, 32,500। ठीक है, बाय सेल्स 1,50,000 माइनस सेल्स रिटर्न 10,000 140 टू जीपी 1/4 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन सेल्स। बचपन में पढ़ा है हमने ये, 1/3 ऑफ कॉस्ट 1/4 ऑफ सेल्स, 35,000। गुड, 35,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर।
करेक्ट, इट इज 30,500। क्या बात। और इसमें तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी अब डाउट बचा है। सो इन वन शॉट ये सारे पॉइंट हमारे इंडिविजुअली डिस्कस थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मेमोरेंडम बना दिया। ऑन द डेट ऑफ फायर देयर वाज स्टॉक ऑफ 30,500। आग लगी जब गोडाउन में 30,500 रुपए का माल पड़ा था। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, सबसे पहले तो जो स्टॉक था उसे उठा लें। स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर 30,500, पहले तो ये उठा लिया। और अब इसमें से जो सॉल्वेज बच गई वो माइनस करेंगे, लेस सॉल्वेज कितनी बची, ना जी ना जी 2,700। वेरी गुड, चल रहा है दिमाग। क्यों? 10% माल तो इंश्योरेंस कंपनी ले गई, बोले 10% हमें दे दो, हम बेच लेंगे। तो जितना वो ले गई उस चीज का क्लेम तो लेंगे हम उनसे। तो 3,000 माइनस 10%, 27,800। ये वो अमाउंट आया जो अमाउंट का स्टॉक हमारा एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हमने उन्हें बोला सर हमें दे दो आप फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का क्लेम। ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कितने किए थे हमने, 2,200। ये हुआ हमारा टोटल लॉस। हम ये लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि सर ये रहा हमारा टोटल लॉस, नाउ क्लेम दे दो। इंश्योरेंस कंपनी कहती है रुको जरा, पहले ये तो बताओ, सबर करो, पहले ये तो बताओ कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितना लिया था तुमने। सर पॉलिसी तो मैंने 25,000 का लिया था, लिखा है क्या? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी। सर पॉलिसी तो मैंने 25,000 का लिया था। बहुत बढ़िया। आपका गोडाउन में स्टॉक कितना था सर? आपके गोडाउन में स्टॉक कितने का था? 30,500 का स्टॉक था। आग लगी उस दिन, आपका स्टॉक था 30,000 और पॉलिसी लेके बैठे हो 25 की। लेस इंश्योर्ड हो आप, लेस इंश्योर्ड हो, और लेस इंश्योर्ड के केस में आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट। लेस इंश्योर्ड के केस में आपको मिलेगा प्रोपोर्शनेट क्लेम। ठीक है सर, बताओ कितना प्रोपोर्शन करोगे? तो क्लेम इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई बाय सम 20 divided by stock in godown. $24,590 का क्लेम देंगे सर हम। इट इज नोन एज एवरेज क्लॉज व्हेन इट एप्लीकेबल whenever the insured value is less than the stock in godown। यहीं से यहां पे कभी भी इसको लॉस से कंपेयर मत कर लेना। आपको कंपेयर किससे करना है? ये जो स्टॉक आपका गोडाउन में है उस दिन, उससे कंपेयर करना है हमेशा कि इस अमाउंट, ये कहलाता है इंश्योरेबल अमाउंट। इसे बोलते हैं इंश्योरेबल अमाउंट, यानी कितने अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। इट इज नोन एज इंश्योरेबल अमाउंट। और हमने इंश्योरेंस लिया है 25 का,
तो लेस इंश्योर्ड हो गए हम। ठीक है, ओके बताइए क्या ख्याल है इस क्वेश्चन के बारे में। ये सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम इज इन फ्रंट ऑफ यू। गुड, ऑल ओके। तो क्या समझ में आया, कुछ नए पॉइंट मिले आज, नहीं मिले? क्या दो नए पॉइंट मिले? करेक्ट। तो आज की नए पॉइंट की समरी, तो आज का पहला नया पॉइंट क्या था? सेल्स और परचेजेस। सेल्स और परचेजेस कौन सा वाला कंसीडर करेंगे हम? सेल्स और परचेजेस विल बी आफ्टर डिडक्टिंग sales return and purchase return for calculation। ये पहला पॉइंट था जो हमने नया समझा आज। और द सेकंड पॉइंट दैट वी अंडरस्टूड टुडे, जो हमें सेकंड पॉइंट हमें मिला वो क्या था? क्लोजिंग स्टॉक on the date of fire known as insurable amount if it is more than, if it is more than what? Insured amount is applicable। सो फाइनली क्या ख्याल है, समझ में आया? ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, कोशिश करके देखेंगे, अदरवाइज हम तो यहाँ करने ही वाले हैं। आप लोग कोशिश करके देखेंगे कहां तक पहुंच पाते हैं, कितनी गलती, क्योंकि सेल्फ, जब तक सेल्फ आप प्रैक्टिस नहीं करते कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको ट्राई करने का है। ठीक है, चलिए तो आज का डिस्कशन बस यहीं तक का, कल मिलते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं विद मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय। अच्छा, एक पॉइंट और जाते जाते, एक और नया पॉइंट मिला था यार, ऐसे क्या करते हो? एक और नया पॉइंट मिला था, वो भी नोट कर देते हैं। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस should be included in loss for claim purpose। यहां पे कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं, और वो डेवलपमेंट इस चीज के हो सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है कि सर आपने आग लगने बचाने के लिए एक्सपेंसेस तो किए लेकिन माल नहीं बचाया, हम कितना देंगे कितना नहीं देंगे। तो लॉस ऑफ स्टॉक के केस में जो गिवन होगा उसको फॉलो करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट के केस में कुछ अलग बात करेंगे। क्लियर? ओके देन बाय, थैंक यू।